नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल के असाइनमेंट के सॉल्यूशन। तो आपके हैं बीएससी सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स और आपका पेपर कौन सा है, सेकेंड के असाइनमेंट के सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका 20 नंबर का आपका होगा। तो पहले हम प्रश्न देख ले, इसके मतलब क्वेश्चन देख ले और इसके बाद इसके नीचे ही आपको इसके आंसर लिख लेना अच्छे ढंग से। और अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगती हैं, इसलिए ज़रूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। मैंने बहुत मतलब अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं बहुत लोगों ने देखा है पर ना सब्सक्राइब किया है ना लाइक किया है, तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गॉस का नियम व उपयोग लिखिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट का नियम वेक्टर रूप में लिखना है, वो समझाना है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम का मतलब किरचॉफ का नियम लिखना है, उसे समझाना है। और आपका चौथा है कि प्रत्यमान स्पेक्ट्रोग्राम मतलब मास, इसको क्या बोलते हैं, मास मतलब द्रव्यमान, ये प्रत्यमान मतलब द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ और वेग सिलेक्टर से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका पांचवा है कि फेराडे के नियम को परिभाषित कीजिए। सभी क्लास 12 के ही क्वेश्चन है ये। स्थिर विद्युत में पाइजन के नियम को समीकरण को लिखना है। इसके बाद सातवां है कि एम्पियर का परिपथी का नियम। और आठवां है कि सी गुणांक को शक्ति गुणांक भी बोलते हैं, सी गुणांक को शक्ति गुणांक भी बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसके बाद नौवां है कि साइक्लोट्रॉन को समझाना है। और आपका दसवां है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाना है। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन वो लिखना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्थिर विद्युत में गॉस के प्रमेय का कथन लिखना है, उससे सिद्ध भी करना है। तो ये आपका गॉस के प्रमेय का कथन है, तो अच्छे ढंग से इसको लिख लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर आप लाइक करें, जितने आप हमारे सपोर्ट करोगे हम उतने ही ज़्यादा आपको ज़रूर आपको मतलब आपको मतलब जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उससे पहले आपको हर एक के असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा मैं। तो आप ज़रूर देख लीजिए, इसमें फाई ये आपको सभी को याद ही होगा, ये तो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये गॉस का प्रमेय सभी को याद होगा। तो अच्छे ढंग से इसको लिख ले। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और कमेंट ज़रूर बता दें आप कहाँ से हो। और आपके अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर मैंने प्लेलिस्ट में मैंने सभी के मतलब सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के भी अपलोड किए हुए हैं, तो ज़रूर आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय हो गई यहाँ पर। और इसकी स्थितियाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये तो इनको भी लिख सकते हो चाहो तो आप, तो इन दोनों को लिख लेना। और इसके अनुपयोग पूछे थे तो अनुपयोग ये रहे, फर्स्ट अनुपयोग ये, तो अच्छे ढंग से इनको लिख लिया। अगर आप सिद्ध भी करना चाहे तो सिद्ध भी कर सकती है, अनुपयोग ओनली अनुपयोग लिखना चाहे अनुपयोग लिख सकते हो, तो लिख लेना इनको, ओनली आप सूत्र ही लिख लेना। इसके बाद गॉस के प्रमेय का सेकंड अनुपयोग ये रहा, तो इसको भी लिख लो। इसके बाद थर्ड अनुपयोग गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। इसके बाद आपका असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट का नियम वेक्टर रूप में लिखना है आपको। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्लास 12 में अगर पढ़ा हो आपने तो ये वेक्टर रूप का ही है, तो अच्छे ढंग से इसको लिख लो यहाँ से। तो ये आपका वेक्टर रूप का है, सदिश रूप मतलब वेक्टर रूप का है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए या समझाइए। तो किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा हुआ, क्लास 12 में पढ़ा हुआ है आपने। तो जटिल विद्युत परिपथ में चालकों में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए, धारा का नियम और लूप का नियम, दो नियम दिए थे। तो इनको लिख लेना अच्छे ढंग से। चित्र ज़रूर बनाएं, चित्र बनाओगे तो अच्छे से अच्छे और भी नंबर आपको मिल जाएंगे।
वोल्टेज का नियम, जिसे लूप का नियम भी बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ किसे कहते हैं, या आपके प्रत्यमान, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यमान या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं उसको। तीसरे का आंसर है ये, तो अच्छे ढंग से इसको लिख ले पूरे को। जितने नंबर का पूछा है उतना ही बड़ा आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद तीसरे में ही आपको पूछा था कि वेग वर्णक मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर किसे कहते हैं, इसको वेग वर्णक बोलते हैं हिंदी में। तो आप लिख ले इसका आंसर, इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के थ्रू भी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फेराडे के नियम लिखना है। तो फेराडे के नियम कितने हैं, तो 2 होते हैं। तो अच्छे ढंग से इनको लिख लिया, विद्युत फेराडे के नियम। इसमें अगर आप परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखना चाहो लिख सकते हो, ये आपके दोनों फेराडे के नियम है। तो इन दोनों को लिख ला। हर एक के करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी से भी लिखो तो उसके आंसर ज़रूर आप देखो कि आंसर वो सही है या गलत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके सभी, मतलब आप जितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी के भी हम मतलब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन देने की ज़रूर आप कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में पॉइसन के समीकरण को सिद्ध करना है। तो ओनली पॉइसन का पूछा है। तो आइए पॉइसन का इसको देख लेना, आप यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये आपके यहाँ पर पॉइसन का समीकरण का दूसरा रूप खत्म होता है, ये नहीं लिखना है। अनुपयोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये आपका पॉइसन का समीकरण का ख़त्म हो जाता है। तो इसको लिख लिया अच्छे ढंग से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी का नियम। क्लास 12th में पढ़ा होगा अगर आपने। तो एम्पियर का परिपथी का नियम कि जहाँ पर बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, और डी एल मतलब आपका जो जैसे कि ये चालक है, इसमें जो इसकी लंबाई होगी डी एल होगी इसमें, और यू चुंबकनशीलता होती हैं, और आई विद्युत धारा होती हैं। चित्र ज़रूर बनाएं आप। तो आपका ये यहाँ पर ख़त्म होता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन था सी ई गुणांक किसे कहते हैं, जिसे शक्ति गुणांक भी बोलते हैं। तो आपकी ये सी गुणांक की परिभाषा है। आपको क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दे रखे हैं वो ही लिखे आप। तो ये शक्ति गुणांक की दीर्घवृत्ति में पूछा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था साइक्लोट्रॉन को समझाना है। तो साइक्लोट्रॉन की संरचना लिख देना, इसमें समझाना ही मतलब वर्णन ही करना है पूरा, तो इसका ये लिख लेना आंसर। चित्र जरूर बनाइए। इसके बाद इसकी कार्यविधि है। सिद्धांत। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। सभी क्लास 12 की हैं ये क्वेश्चन। पूरा वर्णन करना था तो साइक्लोट्रॉन का पूरा वर्णन है इसमें। इसकी सीमा लिख लेना। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है साइक्लोट्रॉन का। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि दो माध्यम अचुंबकी हो, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दे रखी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जैसे कि रेगिस्तान की मरीचा, बहुत से उदाहरण है, आप लिख सकते हो। तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हो जाएगी। इसकी आप परिभाषा भी लिख लेना अच्छे ढंग से। इसकी परिभाषा नहीं दे रखी इसमें, तो इसकी परिभाषा आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में थोड़ा सा लिख लेना अच्छे ढंग से, और ये भी लिख लेना इसके नीचे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन के आंसर है, तो अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को लिख लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दे। आप जितनी हमारे लिए मतलब मेहनत करोगे, आप जैसे कि लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी करते हो, तो हम आपके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। तो ज़रूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। थैंक यू।